हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं। स्वस्थ होंगे तभी तो वीडियो एंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और ये है एनसीईआरटी सीरीज की क्लास 8 का थर्ड चैप्टर सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक। तो चलिए एंजॉय करते हैं इस नई वीडियो को। तो हमारा टॉपिक है फाइबर। फाइबर को हम रेसे भी बोलते हैं। आमतौर पर ये एक धागे जैसी संरचना के रूप में परिभाषित होती है। रेसे पतले, लंबी और लचीली होती है। फाइबर को मुख्यतः दो रूप में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है नेचुरल, दूसरा है आर्टिफिशियल। नेचुरल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कॉटन, सिल्क और ऊल। कॉटन हमें किन से मिलता है? प्लांट से। सिल्क और ऊल हमें मिलता है एनिमल्स से। सेकंड है हमारा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में हमारा आता है नायलॉन, पॉलिस्टर और एयरलिक। ये हमें किन से मिलते हैं? पेट्रोकेमिकल से। ओके। नेक्स्ट, प्राकृतिक रेसे यानी नेचुरल फाइबर्स। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रेसे जो हम किससे प्राप्त करते हैं? पौधों से या जानवरों से प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक रेसे कहते हैं। अब प्राकृतिक रेसे होते कौन कौन से हैं? जैसे कि कपास, ऊन, रेशम आदि। ये क्या है? प्राकृतिक रेसे हैं जो हमें किन से मिलते हैं? पौधों से और जानवरों से। अब इन प्राकृतिक रेशों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? इन प्राकृतिक रेशों को हम कपड़ा बनाने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इनको धागों की तरह आसानी से घुमाया जा सकता है। ये आरामदायक होते हैं और टिकाऊ होते हैं। प्राकृतिक रेशे बहुत ही मजबूत होते हैं। प्राकृतिक रेशे हमारे क्या करते हैं? नमी को अवशोषित करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं। ये एक उत्कृष्ट रूप और अनुभव प्रदान करते हैं। अब प्राकृतिक रेशे हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? प्राकृतिक रेशे हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। प्लांट फाइबर जो कि हमें प्लांट से मिलता है। पशु फाइबर यानी एनिमल फाइबर जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। थर्ड है खनिज फाइबर। ओके, जो क्या होते हैं? खनिजों से मिलते हैं हमें। पहला है हमारा प्लांट फाइबर। पौधे के स्रोतों से प्राप्त फाइबर यानी जो हमें पौधों से मिलते हैं, जैसे कि कपास और जूट, बांस, नारियल के रेशे, अलसी के बीज, भांग के पौधों की प्रजातियां, वनस्पति रेशे, पुआल, बिछुआ, रेमी, लकड़ी, अनाज जैसी सामग्री हमें किन से मिलती हैं? पौधों से मिलती हैं। इसीलिए ये हमारे क्या हो गए? प्लांट फाइबर हो गए। ओके। नेक्स्ट है हमारा पशु रेशे यानी एनिमल फाइबर्स। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये हमें किन से मिलते हैं? एनिमल्स से मिलते हैं। एनिमल फाइबर विशेष रूप से प्रोटीन से बने होते हैं, जो हमें किन से मिलते हैं? भेड़ से। अब आपको तो पता ही होगा कि भेड़ से हमें क्या मिलता है? ऊन। यानी जो ठंड में हम स्वेटर पहनते हैं वो ऊन के बने होते हैं, और वो ऊन हमें किससे मिलते हैं? भेड़ से मिलते हैं। तो रेशे हमें किससे किससे मिलते हैं? भेड़ से, ऊन से, कश्मीरी भेड़ से, मोहायर बकरियां, खरगोश और याक ऐसे जानवर हैं जो हमें ऊन प्रदान करते हैं। रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है। ओके। नेक्स्ट है हमारा खनिज रेशे यानी मिनरल फाइबर्स। वे अकार्बनिक पदार्थ जो रेशों के रूप में आकार लेते हैं खनिज रेशे कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अभ्रक। ये फाइबर आग और एसिड प्रतिरोधी है। यानी जो अभ्रक हमारा फाइबर है वो आग और एसिड से हमें बचा सकता है और औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए उपयोग किया जाता है। यानी इंडस्ट्रियल एरियो में
मिनरल्स फाइबर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, पॉलीमर। पॉलीमर क्या होते हैं? इन तंतुओं को उद्योगों के भीतर मनुष्यों द्वारा कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया जाता है। यानी जो पॉलीमर्स होते हैं उनको मनुष्यों द्वारा मैन मेड तरीके से बनाया जाता है, जिसमें साधारण रसायनों के उपयोग से कपड़े बनाने के लिए पॉलीमर तैयार किए जाते हैं। पॉलीमर हमारा क्या है? पॉलीमर हमारा एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, यानी एक बहुत छोटा अणु है जो छोटे दोहराए गए सब यूनिट को एक साथ जोड़कर प्राप्त या बनाए जाते हैं। यानी पॉलीमर्स कैसे बनते हैं? ये हमारे बहुत छोटे अणु होते हैं। इनको क्या होता है, छोटे छोटे अणुओं को मिलाकर बार बार उनको दोहराया जाता है, यानी एक के साथ एक को जोड़ा जाता है, तब हमें क्या मिलता है? पॉलीमर मिलता है। रेयॉन और नायलॉन मैन मेड हमारे फाइबर्स के सबसे बेस्ट उदाहरण हैं। और अगर अदर देखा जाए हमारे मैन मेड फाइबर्स, तो वो कौन कौन से हैं? एक्रिलिक, पॉलिस्टर और एसीटेट। ओके, तो कभी भी एग्जाम्स में अगर हमारे पूछे जाएं कि हमारे मैन मेड फाइबर्स कौन कौन से हैं, तो आपके सामने एक उदाहरण है रेयॉन, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर और एसीटेट। ओके, क्लियर नाउ? तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैन मेड फाइबर्स, यानी मानव निर्मित रेसे। अब मैन मेड फाइबर्स को भी हम 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा पुनर्जीवित रेसे, यानी रीजनरेटेड फाइबर्स। सेकंड है हमारा सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, थर्ड है हमारा अकार्बनिक फाइबर, यानी इनऑर्गेनिक फाइबर। ओके, तो हमारे पुनर्जीवित रेसे क्या होते हैं? रीजनरेटेड फाइबर का अर्थ होता है सिंथेटिक रेसे। ओके, पौधों से प्राप्त सेल्यूलोज को शुद्ध किया जाता है और फिर उनसे रेसे बनाए जाते हैं। यानी क्या करते हैं, पौधों से हमें जो सेल्यूलोज मिलता है उसको शुद्ध किया जाएगा और फिर उनसे रेसे बनाए जाते हैं। ये एक लंबी श्रृंखला वाले पॉलीमर से बने होते हैं, जिन्हें फाइबर बनाने के लिए पॉलीमराइज को सक्षम करने के लिए रासायनिक प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जाता है। उदाहरण के लिए तो हमारे जो रीजनरेटेड फाइबर्स हैं उनके कौन कौन से उदाहरण हैं? जैसे विस्कोस, रेयॉन, बांस। इनको क्या किया जाता है? इनसे सेल्यूलोज को लिया जाता है, उनको शुद्ध किया जाता है और उनसे रेसे बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा सिंथेटिक फाइबर। ऐसे रेसे जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। मनुष्य विभिन्न प्रकार के सिंथेटिक फाइबर बनाने में सक्षम है। जैसे क्या है? रेयॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और नायलॉन। थर्ड है हमारा अकार्बनिक फाइबर, यानी इनऑर्गेनिक फाइबर्स। इन्हें धात्विक फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। वे तांबे, चांदी, सोने से प्राप्त होते हैं और निकेल, लोहे आदि से निकाले जाते हैं। यानी जो हमारे इनऑर्गेनिक फाइबर्स हैं ये हमें किससे मिलते हैं? मेटल से मिलते हैं। कौन कौन से मेटल से? तांबे से, चांदी से, सोने से, निकेल से या फिर लोहे यानी आयरन से। ओके, नेक्स्ट है हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं और जो हमारे मैन मेड फाइबर्स होते हैं उनकी अगर हम तुलना करें तो हमें क्या मिलता है? पहला है प्राकृतिक रेसे बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी प्राकृतिक रेसों को हम क्या कर सकते हैं? आसानी से बायोडिग्रेडेबल कर सकते हैं। उनका कम विशिष्ट वजन होता है जो कई बार दोहराई जाने वाली उप इकाइयों से बना होता है। सॉरी, नेटवर्क इशू। हम देख रहे थे कि हमारे जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं और जो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनके क्या लाभ होते हैं। तो पहला हमने देख लिया था। सेकंड था हमारा
उनका कम विशिष्ट वजन होता है, जिसके कारण उनमें उच्च शक्ति होती है। थर्ड है हमारा, उनके पास अच्छा विद्युत प्रतिरोध है। फोर्थ है हमारा, वे त्वचा के अनुकूल हैं और कोई जलन पैदा नहीं करते हैं। उनके उत्पादन में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट है हमारा, उनकी प्रभावी लागत, यानी जो हमारे कृत्रिम रेशे हैं उनकी तुलना में हमारे प्राकृतिक जो रेशे हैं उनकी लागत कम होती है। हमारे प्राकृतिक रेशों के पास अच्छे थर्मल और इंसुलेट के गुण होते हैं। यानी हमने क्या क्या देखा कि हमारे कृत्रिम रेशों की तुलना में हमारे प्राकृतिक रेशे कितने लाभदायक होते हैं। पहले तो हम इनको क्या कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। सेकंड है हमारा कि हमारे प्राकृतिक रेशों का वजन कम होता है और इसमें क्या होती है, उच्च शक्ति होती है। थर्ड है हमारा कि हमारे जो प्राकृतिक रेशे हैं उनके पास एक अच्छा विद्युत प्रतिरोध होता है। ये हमारे क्या होते हैं, प्राकृतिक रेशे हमारे त्वचा के अनुकूल होते हैं, जलन कम पैदा करते हैं, ओके, और इनकी लागत भी कम होती है। प्राकृतिक रेशों के उत्पादन में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। इनके पास अच्छे थर्मल और इंसुलेट के गुण होते हैं, ओके। तो उम्मीद है कि जो कृत्रिम रेशों की तुलना में प्राकृतिक रेशों के लाभ हैं वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारा पॉलीमर। पॉलीमर को हम बहुलक भी बोल सकते हैं। बहुलक शब्द दो ग्रीक शब्दों से आया है। पहला है पॉली, जिसका मतलब है कई, और मर का अर्थ है पार्ट यानी यूनिट। यानी बहुलक हमारा दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला है पॉली, दूसरा है मर। पॉली का मतलब होता है कई और मर का मतलब होता है पार्ट या यूनिट। एक बहुलक एक ऐसा पदार्थ है जो कई बार दोहराई जाने वाली उप इकाइयों से बना होता है। यानी हमारा जो पॉलीमर होता है उसको बनाने के लिए जो छोटे छोटे अणु होते हैं उनको कई बार दोहराकर एक साथ जोड़कर बनाया जाता है। पॉलीमर स्वाभाविक रूप से पौधों और जानवरों में पाए जाते हैं या मानव निर्मित हो सकते हैं। यानी जो हमारे पॉलीमर हैं वो हमें पौधों और जानवरों से भी मिल सकते हैं और वो मैन मेड भी हो सकते हैं। विभिन्न पॉलीमर में कई अद्वितीय भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। पहले हैं हमारे प्राकृतिक पॉलीमर यानी नेचुरल पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स हमें किससे, पौधों और जानवरों से मिलते हैं। अब हमारे नेचुरल पॉलीमर्स होते कौन कौन से हैं, उदाहरण के लिए जैसे प्रोटीन, स्टार्च, सेल्यूलोज और रबर। जोड़ने के लिए हमारे पास बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर भी हैं जिन्हें बायोपॉलीमर भी कहा जाता है, ओके। सेकंड है हमारा अर्ध सिंथेटिक पॉलीमर। स्वाभाविक रूप से होने वाले पॉलीमर से प्राप्त होता है और आगे रासायनिक संशोधन से गुजरते हैं। उदाहरण के लिए सेल्यूलोज नाइट्रेट और सेल्यूलोज एसीटेट, ओके। थर्ड है हमारा सिंथेटिक पॉलीमर। ये मानव निर्मित पॉलीमर है। प्लास्टिक सबसे आम और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला सिंथेटिक पॉलीमर है। यानी जो हमारा मैन मेड पॉलीमर है उसमें हमारा क्या है, प्लास्टिक सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला सिंथेटिक पॉलीमर है। इसका उपयोग इंडस्ट्रियल एरियो में या फिर कई तरह के डेयरी उत्पादों में किया जाता है, जैसे कि नायलॉन 6, ओके, नायलॉन 6, पॉलीथर इत्यादि, ओके। नेक्स्ट है हमारा सिल्क यानी रेशम। रेशम हमें किससे मिलता है, आप लोगों को तो पता ही होगा। रेशम हमें किससे मिलता है, रेशम के कीट से मिलता है। रेशम के रेशे रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। 1 किलो रेशम बनाने में 10 किलो कोकून सामग्री लगती है। यानी अगर हमें 1 किलो रेशम बनाना है तो उसे बनाने के लिए
हमें 10 किलो कोकून की आवश्यकता होगी। इस प्रक्रिया की खोज चीन में की गई थी। यानी हमारी जो कोकून से रेशम बनाने की प्रक्रिया है, इसकी खोज चीन में की गई थी, जहां इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा वाले रहस्य के रूप में रखा गया था। सामग्री की गुणवत्ता यानी क्वालिटी और उत्पादन प्रक्रिया में शामिल होने के कारण रेशम हमारा महंगा होता है। यानी हमारी रेशम की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होने के कारण ये हमें क्या पड़ता है, महंगा पड़ता है। रेशम का उपयोग हम साड़ी, टाई आदि बनाने में करते हैं। नीचे आपको फिगर दिखाया गया है कि यह रेशम हमारा दिखता कैसा है। नेक्स्ट है हमारा रेयॉन। रेयॉन को शुद्ध सेल्यूलोज से बनाया जाता है, जिसे रासायनिक रूप से घुलनशील यौगिक के रूप में परिवर्तित किया जाता है। रेयॉन लकड़ी के गूदे जैसे प्राकृतिक स्रोतों से आता है। यानी रेयॉन किससे आता है, लकड़ी के गूदे जैसे प्राकृतिक स्रोत से, लेकिन इसे मानव निर्मित फाइबर माना जाता है। रेयॉन हमारा क्या होता है, मिलता तो हमें प्राकृतिक तरीके से ही है, लेकिन मानव द्वारा इसको निकाले जाने और बनाने के कारण हम इसे मैन मेड फाइबर भी कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि रेयॉन का रासायनिक उपचार किया जा सकता है। जब रेयॉन की तुलना रेशम से की जाती है तो यह सस्ता होता है, लेकिन रेशम के रेशों की तरह बुना जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा नायलॉन। नायलॉन कोयले, पानी और हवा से प्राप्त सिंथेटिक फाइबर है। यानी नायलॉन हमें किससे मिल सकता है, कोयले से मिल सकता है, पानी से और हवा से प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त किया गया पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर नायलॉन था। यानी पहला जो सिंथेटिक फाइबर हमें मिला था वो कौन सा था, नायलॉन था। विशेषता गुण यह है कि यह हल्का, मजबूत और लोचदार है। यानी नायलॉन हमारा क्या है, वजन में बहुत हल्का होता है और बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और लचीला होता है। इसीलिए इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, बगल में आप फिगर को तो देख ही रहे होंगे। इसका यूज जैसे पर्वतारोही पर्वत पे चढ़ने के लिए रस्सी का यूज करते हैं, उसमें हमारा क्या यूज होता है, नायलॉन। पैरासूट, उड़ने वाला पैरासूट आपने देखा ही होगा, उसमें भी हमारा नायलॉन रस्सी के रूप में यूज होता है। तो नीचे देख लेते हैं, जैसे किसमें, मोजे में, रस्सी में, टेंट में, कार सीट बेल्ट में, स्लीपिंग बैग में, पर्दे इत्यादि को बनाने के लिए हमारा नायलॉन का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा पॉलिस्टर। पॉलिस्टर एक एस्टर नामक रसायन की दोहराई जाने वाली इकाइयों से बना होता है। यानी पॉलिस्टर किससे बना होता है, एस्टर नामक रसायन से। ओके, यह एक क्रीज मुक्त सिंथेटिक फाइबर है। यानी इसमें कभी भी सिकुड़न नहीं पड़ती है। ओके, यह पोशाक सामग्री बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि यह कुरकुरी होती है और धोने में आसान होती है। यानी हमारा पॉलिस्टर क्या है, पोशाक बनाने में सबसे ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि कभी इसमें सिकुड़न नहीं पड़ती और यह हमारा धोने में भी बहुत ज़्यादा इजी होता है। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पॉलिस्टर कौन सा है हमारा, टेरिलीन। अगर कभी आपको पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हमारा पॉलिस्टर कौन सा है, तो आप इजीली बोल सकते हैं क्या, टेरिलीन। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक्रिलिक फाइबर। एक्रिलिक एक सिंथेटिक फाइबर है जो ऊन जैसा दिखता है। ओके, तो एक्रिलिक हमारा कैसा दिखता है, ऊन जैसा दिखता है। एक्रिलिक को हम क्या करते हैं, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगा होता है, जबकि एक्रिलिक से बने कपड़े अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। यानी जो हमें प्राकृतिक स्रोतों से ऊन मिलता है, जैसे भेड़ से या फिर जो बकरियां होती हैं, पहाड़ी बकरियां होती हैं, पश्मीना शॉल वगैरह होती है, इनसे जो ऊन मिलता है ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है। इसलिए उनकी जगह पे हम क्या करते हैं, एक्रिलिक के बने कपड़े यूज करते हैं
जो कि सस्ते होते हैं। सिंथेटिक रेसे अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं, जो उन्हें प्राकृतिक रेसों की तुलना में अधिक लोकप्रिय बनाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिक। प्लास्टिक भी सिंथेटिक फाइबर ही है, यानी प्लास्टिक भी हमारा एक तरह से सिंथेटिक फाइबर पॉलीमर है। सभी प्लास्टिक में इकाइयों की एक ही प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है। कुछ में एक रेखीय होती है, जबकि अन्य में यह क्रॉस लिंक्ड होता है। प्लास्टिक को पुनर्नवीनीकरण, पुनः उपयोग, रंगीन, पिघलाया जा सकता है। यानी प्लास्टिक को हम क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, ठीक है, दोबारा से उसको बना सकते हैं, उसको कलर कर सकते हैं और उनको ईजिली पिघला सकते हैं। चादरों में लपेटा भी जा सकता है प्लास्टिक को, यानी प्लास्टिक के पतले पतले चादर भी बनाए जा सकते हैं। प्लास्टिक के हम तार भी बना सकते हैं। आपने घरों में देखा होगा कि बहुत सारे ऐसी वस्तुएं होंगी आपके घरों में जो प्लास्टिक की बनी होंगी। जैसे आपके घरों में चेयर होगी जो प्लास्टिक की होगी, प्लास्टिक की मेज होगी, प्लास्टिक की बाल्टी होगी। तो कई सारे ऐसी वस्तुएं आपको मिल जाएंगी प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक को हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से उनको पिघलाकर बना सकते हैं, उनका दोबारा उपयोग कर सकते हैं और उनको कई कलर में भी बनाया जा सकता है और उनको पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है या फिर तार के रूप में बनाया जा सकता है। इसलिए यह इतने तरह से उपयोग होने के कारण हमारा प्लास्टिक एक बहुत ही ज़्यादा फेमस पॉलीमर है। अब प्लास्टिक होते कितने तरह के हैं। प्लास्टिक हमारी दो टाइप्स की मिलती हैं। पहली है हमारी थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जो आसानी से गर्म किए जा सकती हैं और गर्म करने के बाद उनको आसानी से एक रूप से दूसरे रूप में बनाया जा सकता है और थर्मोप्लास्टिक को आसानी से गर्म करने के बाद मोड़ा जा सकता है। ओके, उदाहरण के लिए जैसे पॉलीथीन और पीवीसी प्लास्टिक। ओके, नेक्स्ट है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ऐसा प्लास्टिक जिसे एक बार ढाला जाता है, गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता। यानी थर्मोसेटिंग क्या होता है हमारा, एक ही बार इसको गर्म करके हम ढाल सकते हैं, दोबारा हम इसको रिवर्स या रीयूज नहीं कर सकते। जैसे कि बेकेलाइट और मेलामाइन। प्लास्टिक के लक्षण क्या होते हैं। प्लास्टिक गैर प्रतिक्रियाशील होती है। प्लास्टिक हल्का, मजबूत और टिकाऊ है। प्लास्टिक एक खराब कंडक्टर है, यानी प्लास्टिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का एक लो कंडक्टर है। प्लास्टिक पर पर्यावरणीय प्रभाव, यानी प्लास्टिक पर हमारे पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। प्लास्टिक को अपघटित होने में कई साल लग जाते हैं या पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। यानी जो बाज़ार से थैलियों में हम सामान लेकर आते हैं या प्लास्टिक की जो भी वस्तुएं हमारे घर में मिलती हैं, वो वस्तुएं अगर एक बार ख़राब हो जाती हैं तो उनको हमारे पर्यावरण में अपघटित होने के लिए हज़ारों साल लग जाते हैं। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान चालू किया है, उसके अंतर्गत प्लास्टिक की थैलियों को बंद करने के लिए कहा गया है। ओके, नेक्स्ट है प्लास्टिक से हमारा प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैलता है। सिंथेटिक सामग्री में जलने की प्रक्रिया काफ़ी धीमी होती है, यह आसानी से पूरी तरह नहीं जलती। यानी अगर आप प्लास्टिक को कभी जलाएंगे भी तो इससे हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। प्लास्टिक को अगर हम जलाते हैं तो कभी भी यह पूरी तरह से जलकर ख़त्म नहीं होती है। यह वातावरण में बहुत सारे जहरीले धुओं को छोड़ती है, जिससे हमारा क्या होता है, वायु प्रदूषित होता है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, एक सामग्री जो प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से विघटित होती है बायोडिग्रेडेबल कहलाती है, और जो सामग्री प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा आसानी से विघटित नहीं होती है
उसे गैर बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। उदाहरण के लिए बायोडिग्रेडेबल में है जैसे फल, पेपर इत्यादि। नॉन बायोडिग्रेडेबल में है प्लास्टिक और टीन। उम्मीद है आपको मेरी यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।